प्रकाश स्रोत के सामने इसे कोई प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश स्रोत के सामने कहीं से प्रकाश आ रहा है, उसके सामने कोई वस्तु को रखेंगे तो क्या बनेगा, तो उसका छाया बनता है, ठीक है। कोई प्रकाश आ रही है, उसके सामने कोई वस्तु को रखेंगे उसका क्या बनेगा, छाया बनती है, उसका इसके पीछे क्या बन जाती है, उसकी छाया बन जाती है, ठीक है ना। तो छाया, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। क्या होती है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। क्या होती है, अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, 1D हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 1D। ऑप्शन में आपको दिया हुआ सी नंबर में 1D। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए लेंस दो, एक गोलीय लेंस जो होता है किसी गोलीय दर्पण लेंस का भाग होता है, ठीक है ना। तो एक गोले का हिस्सा होता है, ठीक है। तो वो दो प्रकार का होता है, एक अपसारी एक अभिसारी, ठीक है, समझ में आ गया। तो अपसारी किसे कहते हैं, जो प्रकाश को फैला दे अपसारी, और जो प्रकाश को एक बिंदु पर ला के मिला दे उसे अभिसारी, ठीक है ना। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अपसारी जो प्रकाश को फैला दे उसे क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अगर मान लेते हैं प्रकाश की चाल हवा में अलग होती है, पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है, फिर क्या कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जैसा होता है उसका अपवर्तनांक में उसी तरह बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या बोलते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होता है। देखिए क्या होता है ना कि आवर्धन जो होती है बाबू, आवर्धन क्या होती है कि वस्तु की ऊंचाई वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई होती है, ठीक है ना। अब दोनों ऊंचाई बटे ऊंचाई है, इसीलिए जो होती है वो ऊंचाई का मतलब मीटर होता है, कट जाता है, इसलिए आवर्धन जो होती है आवर्धन बीमाहीन होती है। क्या होती है, आवर्धन जो होती है बीमाहीन होती है। कहीं कोई दिक्कत क्या, आवर्धन क्या होती है, बीमाहीन होती है, मतलब मात्रक भिन्न होती है। क्या बोलेंगे उसको, मात्रक भिन्न भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे, मात्रक भिन्न, मात्रक भिन्न। तो आवर्धन क्या होती है, मात्रक भिन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए तो क्या होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी उस माध्यम की अपवर्तनांक सबसे अधिक होगी, ठीक है ना। तो वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक भी सबसे कम हो जाएगा। और फिर वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.008 अप्रॉक्स 1 के माना जाता है। लेकिन बोला सबसे अधिक किसका होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना 2 कितना होता है वो 42, कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है, ठीक ना, समझ आ गई। नेक्स्ट चलिए ठीक है देखते हैं। एक अभिसारी लेंस बनता है। देखिए अभिसारी लेंस अभी जस्ट पता पड़े थे, एक होता है अपसारी एक होता है अभिसारी। अपसारी प्रकाश को फैलाएगा, अभिसारी एक प्रकाश को क्या करेगा, एक बिंदु पे मिलाएगा, उससे वैसा क्या होते हैं, उसे उत्तल लेंस होते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस कभी प्रतिबिंब क्या होगा, कभी आभासी भी बनाएगा प्रतिबिंब, कभी वास्तविक बनाएगा। आभासी भी और वास्तविक भी, आभासी हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। मतलब आकाश का नीला रंग होता है ना, तो देखिए आकाश का नीला रंग परिकिरण क्या होती है, क्योंकि एक्चुअली क्या होती है, नीला रंग के प्रकाश जो होती है परिकिरण क्या होती है होने के कारण, नीला रंग के प्रकाश की परिकिरण होने के कारण क्या होती है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण देखिए तो लाल हरा नीला, ये 3 रंग ही ऐसे रंग हैं जो प्रकाश के प्राथमिक रंग कहलाते हैं। लाल नीला हरा ये तीनों रंग क्या कहलाते हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो आप लोग क्या मार देंगे, D4 डॉग, D4 क्या मार देंगे, डॉग, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत संख्या में, बहुत अधिक संख्या में, बृहत संख्या मतलब बहुत अधिक संख्या में, ठीक है, संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, मतलब बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, तो ये रेटिना पे होती है। सारे प्रकाश की सुग्राही कोशिका कहाँ पे होती है, रेटिना पे। कहाँ पे होती है, रेटिना पर होती है। समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट क्या बाबू कि दूर दृष्टि दोष, देखिए कौन सा है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसा होता है, वैसा दोष जिससे किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु साफ साफ ना दिखे उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गई क्या। बोल रहा है दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष मतलब नज़दीक की वस्तु उसके साफ साफ नहीं दिख रहा है, नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिख, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे बाबू, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक है, समझ आ गया। किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा हो गया, मिटा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है मतलब कहने क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग जो किसी चीज़ को देखें वो हमारे आँख में कितना मतलब सेकेंड तक वो प्रतिबिंब बना रह गया, यही होता है। मानव नेत्र के लिए इस दृष्टि का अस्थायित्व 1/16 सेकेंड तक रहता है। कितना सेकेंड तक बोले हम, बोले तो 1/16 सेकेंड, अर्थात सी फॉर कैट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। देखिए वाट किसका मात्रक होता है, पहले ये जानिए। वाट जो होता है बाबू, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक ना, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो वाट को कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या, तो वाट होता है। तो कार्य का मात्रक जूल, दर मतलब सेकेंड, तो जूल बटे सेकेंड क्या बोलेंगे, जूल बटे सेकेंड क्या बोलेंगे हम लोग। तो वाट का मतलब क्या होता है, जूल बटे सेकेंड। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल अपॉन सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। वाट क्या होता है, वाट जो होता है किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, ठीक ना। और जूल पूछ दे तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किलोवाट बराबर होती है। देखिए 1 किलोवाट जो होती है, ये 1 किलोवाट घंटा किसकी बराबर होती है, 1 यूनिट की बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा किसकी बराबर होती है, 1 यूनिट की बराबर होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, शक्ति जस्ट बताते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट, ठीक है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। बात करें जूल, जूल कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन बल का मात्रक, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 1 किलोवाट बराबर होती है। 1 किलोवाट बराबर, देखिए इसमें कन्फ्यूजन बच्चा करता है क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसा पूछ देगा। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 36 नहीं होगा, ठीक ना, हमेशा क्या होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ओके ना। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दाएं हाथ के अंगूठे, देखिए दाएं हाथ एक बाएं हाथ, दो क्वेश्चन पूछता है। ये फ्लेमिंग का नियम है, किसका नियम, पहले ये क्वेश्चन पूछा है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसको बताता है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसको बताता है, फ्लेमिंग के नियम को बताता है। लेकिन इसमें कभी ये पूछ देता है कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा किसको बताता है, अंगूठा तर्जनी। अब देखिए दाहिना हम लोग पैसा किस हाथ से गिनते हैं, दाहिना हाथ से ना, दाहिना हाथ। अब पैसा किस बैंक में लाने जाते हैं, SBI बैंक में। तो पैसा किस बैंक से गिनते हैं, दाहिना हाथ से। दाहिना हाथ जो है पैसा गिनते हैं, एक कंसेप्ट बता रहे हैं आपको याद करने के लिए, और ये SBI बैंक से ही पैसा लाते हैं। तो SBI एस से क्या हो जाएगा, हो जाएगा गति, क्या बताएगा, गति को बताएगा। बी से चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, और ये जो है धारा को बताएगा। तो समझ में आ गया दाहिना हाथ के नियम। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को किसको प्रतिपादित करती है, फ्लेमिंग के नियम। सॉरी बैटरी देखिए डिस्चार्ज हो गई है, फिर भी आप लोग क्लास हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करती है। 1 मिनट रुकिए, आप लोगों के लिए हम ये नोटिफिकेशन को बंद कर दें, डाटा को बंद कर देते हैं, और इसे हम फ्लाइट मोड में कर देते हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब क्वेश्चन क्या था, अच्छा डाटा बंद करने के बाद आपका देखिए फैक्चुअल हो रहा है, ठीक ना। तो ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि नहीं तो प्रकाश फैक्चुअल होगी, नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो हम लोग क्या हुआ कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर करता है। देखिए फ्यूज जो है ना, विद्युत फ्यूज जो होती है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर कार्य करती है,
विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। समझ में आ गया क्या? क्योंकि विद्युत फ्यूज, इसलिए विद्युत फ्यूज घरों के वायरिंग में उपयोग किया जाता है, ताकि विद्युत फ्यूज घरों के वायरिंग में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि घर में लगे विभिन्न उपकरणों को बचाया जा सके। इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। तो गलनांक निम्न फट से गल जाएगा और प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन है एक मिली एम्पियर है, सॉरी 1 मिली एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर भी पूछता है। ये दो क्वेश्चन बहुत हिलाइट है, ठीक है ना। आपको बता दें कि ये माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होती है? 10 पे पावर -3 एम्पियर। लेकिन यही माइक्रो पूछता, माइक्रो को ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक ना। तो माइक्रो एम्पियर कितना होगा? 10 पे पावर -6 एम्पियर, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी कि 1 मिली एम्पियर 10 पे पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो बोले तो -6, 10 पे पावर -3 को मिली और -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, 12 को -12 को पिको, ठीक है। तो इतना ही। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़े, तो प्रतिरोध को अगर जैसे कि 2 ओम का प्रतिरोध है, फिर 3 ओम का प्रतिरोध है। अब दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे? ये बढ़े तो दोनों को श्रेणी क्रम जोड़िए, 2 और 3 5 कर दीजिए, 2 और 3 कितना कर दीजिए? 5। ये 5 करने के लिए, मान को बढ़ाने के लिए किस में जोड़ेंगे? तो दिन में किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए जोड़ना चाहिए किस क्रम में? उसे श्रेणी क्रम में। लेकिन पूछता है घरों का वायरिंग किस क्रम में होता है? घर का वायरिंग रहता है पार्श्व क्रम से समांतर क्रम कहते हैं। घरों का वायरिंग किस क्रम में रहता है? घर का वायरिंग समांतर क्रम रहता है। लेकिन उसके मान, प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछता है। पहले ये इस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हीटर। तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर में नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं। हीटर बनाने में नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं ताकि इसका गलनांक जो होता है गले नहीं, ये जल्दी गले नहीं, क्योंकि यह गलनांक उच्च होता है। क्या बोले हम? नाइक्रोम तार का गलनांक उच्च होता है, ठीक ना। क्या होता है? उच्च होता है। और फिर इस तरह से वो पूछेगा आपको कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सा? तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट चलते हैं तब। और समझ में आ गई तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी? देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। कौन सा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, D4 नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है जिसमें जो जीव के सड़े गले के परिणाम स्वरूप बनता है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो पेट्रोलियम जो होती है ये जीवों के सड़े गले होने के कारण बनती है। प्राकृतिक गैस भी जीवों के सड़े गले होने के कारण नहीं होती। कोयला भी जीवों के सड़े गले होने के कारण नहीं होता है। अर्थात इनमें से सभी जो होते जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? देखिए सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत है। इसमें क्या होती है? इसमें नाभिकीय संलयन होती है। क्या होती है इसमें? नाभिकीय संलयन क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु एक मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करता है। एक हीलियम अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध, देखिए जो टिहरी बांध कहाँ बनाया गया? तो ये टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये बांध क्यों बनाता है? बांध बना के हम लोग सिंचाई करते हैं, जल की कमी को जलपूर्ति करते हैं। ऐसे बड़े बड़े बांध बना के बिजली उत्पादन करते हैं। टरबाइन लगा के उसको मोटर को घुमा के हम लोग बिजली का भी उत्पादन करते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग करते हैं? कोई खिलौना हम लोग करते हैं ना, जैसे बटन वाला देखते हैं, रिमोट वाला, हम लोग एक गाड़ी खरीद लेते हैं, चू 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 भागता है, बच्चा लोग खेलता है, उसमें एक बैटरी का प्रयोग किया जाता है। उस बैटरी जो है उस बैटरी में कौन सा सेल लगा रहता है? उस बैटरी में सूखा सेल रहता है। उस बैटरी में कौन सा सेल रहता है? सूखा सेल रहता है, ठीक ना। तो समझ में आ गया क्या? सूखा सेल रहता है, सूखा सेल। इसका खोज कब हुआ था? इसका खोज जो है 1866 में हुआ था। सूखा सेल का खोज कब हुआ था? अब बात करें सूखा सेल का खोज कब हुआ था, तो सूखा सेल का खोज 1866 में हुआ था। 1866
1866 में हुआ था। सुखा सिर का खोज कब हुआ था? 1866 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है? क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बोले? जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि जल में वैद्युत अपघटन हो रहेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन एनोड पे कौन सी होगी? एनोड पे ऑक्सीजन गैस होगी। इस बात को आप याद रखिएगा कि जल में जब वैद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पे कौन सा गैस होता है? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस होती है, और एनोड एस से ऑक्सीजन गैस होती है। एनोड पे ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन कैथोड पे हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से विक्रिया करता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, जिंक मतलब निर्माण करता है। ये क्या हो रहा है? तो ये जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। जिंक ऑक्साइड क्या है? उपचयित हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, बोल रहा है जस्ता तनु हाइड्रोलिक अम्ल के परिणाम स्वरूप कौन सा गैस बनता है? बोल रहा है कि जस्ता HCl के साथ डाइल्यूट, तनु को बोलते हैं डाइल्यूट, एक वर्ड है यहाँ पे तनु मतलब तो डाइल्यूट, तनु मतलब क्या होता है? डाइल्यूट मतलब क्या हो सर जी? मतलब ये हुआ बाबू, मतलब ये हुआ कि तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ जस्ता तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के परिणामस्वरूप इनमें से कौन सा गैस बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सा गैस बना देगा? हाइड्रोजन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल को दूधिया कर देता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग चूना में पानी को मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंग क्या? तो दूध के आकार का होता है, इसीलिए कहा जाता है। और उससे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आप लोग देखेंगे कभी चूना में पानी डालता है, H2O जल डालता है तो उससे देखते हैं अब भाप निकलता है। तो ये भाप जो निकलता है बाबू, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो वो उसी कारण वो दूधिया हो जाता है। ये क्या होता है? दूधिया मतलब दूध के आकार का हो जाता है। समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बोला निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? देखिए दो क्वेश्चन पूछता है, एक बिन बुझा एक बुझा। चूना बुझा मतलब बुझ गया हो। जब चूना कब बुझ जाता है? जब उसमें पानी डाल देते हैं। जब पानी डाल देंगे उसका सूत्र क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझ गया चूना, जो चूना बुझ जाएगा उसमें पानी डाल देंगे, जिसमें पानी डाल देंगे उसमें OH रहेगा। और जो चूना बुझेगा नहीं उसमें बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जो चूना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ कहते हैं। बिना बुझा हुआ नहीं है। और बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दंतमंजन पराय क्या होता है? देखिए दंतमंजन पराय क्षारीय होते हैं। दंतमंजन पराय क्या होती है बाबू? दंतमंजन पराय क्षारीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बात करें इसमें से सभी के बारे में बात करें तो नींबू में कौन सा अम्ल हो गया? नींबू में हो गया सिट्रिक अम्ल। कौन सा हो गया बाबू? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल हो गया? तो नींबू में हो गया सिट्रिक अम्ल। कौन सा हो गया? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल हो गया? सिट्रिक अम्ल। अब बात करें लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल, और एस्कर्बिक एसिड में एसिटिक अम्ल, और फिर फॉर्मिक अम्ल जो होता है, जैसे बिच्छू का डंक होता है ना, बिच्छू का डंक, और चींटी का जो होती है, चींटी काटता है उसमें, और उसके बाद फिर कोई भी डंक ले लीजिए, जैसे कि आप लोग बिरनी टाइप का कुछ काट लेता है, उसमें भी क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। तो बिच्छू के डंक, चींटी में, लाल चींटी में, खोटा में, ये सब जितने भी होते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल। लेकिन नींबू के अम्ल में नींबू में एसिटिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक ना, लेकिन नींबू में सिट्रिक अम्ल। याद हो गया क्या?
चलिए नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? 10.5। कितना होता है? 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है बाबू? 10.5। कितना होता है? 10.5 होता है। 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH का होल टू, MgOH का होल टू। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH का होल टू। MgOH का होल टू किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को MgOH का होल टू कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क कौन सा है? देखिए, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड क्या है? जस्ता का एक अयस्क है। इसको सूत्र क्या होता है? ZNS। जस्ता का अयस्क कौन सा है? ZNS। ठीक ना, याद हो गया? जस्ता का अयस्क जिंक सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड बोलते हैं। जिंक ब्लेड भी बोलते हैं। जिंक ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक ना, जिंक ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड भी बोलते हैं। तो याद हो गई क्या? जस्ता का अयस्क कौन सा है? जस्ता का अयस्क जिंक। लेकिन अब बात करें सोडियम क्लोराइड। सोडियम का अयस्क हो गया सिनेबार। एक ऑप्शन सिनेबार, ये बहुत पूछता है। सिनेबार जो है पारा का अयस्क होता है। सिनेबार जो है पारा का अयस्क होता है। सिनेबार जो है पारा का अयस्क होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का अयस्क होता है। सिनेबार जो होता है पारा का अयस्क होता है। और जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। आगे चलिए, धातु जो अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज क्या होता है? अम्लराज जो HCl और HNO3 होता है को अम्लराज कहते हैं। क्या बोले? HCl। अम्लराज की बात करें, अम्लराज क्या होता है? तो अम्लराज HCl प्लस HNO3 को अम्लराज कहते हैं। अम्लराज में क्या घुल जाता है? सोना घुल जाता है। सोना घुल जाता है। यही बोल रहा था। तो जो धातु सिर्फ अम्लराज में घुल जाए तो सोना सिर्फ और सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज का सूत्र पूछेगा तो HCl प्लस HNO3। क्या यह समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? देखिए, आयनिक यौगिक क्या होता है? तो वैसा यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है जो एक धातु और एक अधातु अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, और धातु अधातु जब अभिक्रिया करता है तो धातु एक कार्बन को दे के देता है और दूसरा ग्रहण करता है, उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन बोल रहा है कि कौन नहीं है? तो देखिए, कौन सा नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक नहीं है। जबकि कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, HCN ये सब क्या है? ये सब आयनिक यौगिक के उदाहरण होते हैं। समझ में आ गई क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस है। हीलियम गैस है तो देखिएगा, आप लोग हीलियम पढ़े होंगे। हाँ, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन, ये सब जो होता है ये सब अक्रिय गैस होते हैं। कौन सा कहते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, कभी कभी निष्क्रिय गैस भी रहेगा। ठीक है ना, निष्क्रिय गैस। तो अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, हाँ, मतलब कि अभिक्रियाशील नहीं होता ये सब गैस। ठीक है ना, तो हीलियम गैस कैसा होता है? अक्रिय गैस का ही उदाहरण है। ठीक है, उसको इनर्ट गैस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बात करें तो उसे इनर्ट गैस ही बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इनर्ट गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है बाबू? हीरा। हीरा, हीरा क्या होता है? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक मैं पीछे बताया था आपको, कितना होता है? 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन को C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बंधन कैसे होते हैं? एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन बंधन। देखिए, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, दोनों के बीच कैसा बंधन? हाइड्रोजन में के वातावरण कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होता है
और इसके बाद तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा। और हर हाइड्रोजन तो अष्टक पूरा तो कर नहीं सकता, लेकिन द्वितीयक पूरा करना चाहेगा, ये हाइड्रोजन इसका ले लेगा और ये हाइड्रोजन इसका ले लेगा, ठीक है ना, और दोनों लेके एक एकल बंधन का निर्माण करेगा। तो बोल रहा है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन, एकल बंधन। और एकल बंधन को आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एकल बंधन को सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना, वही बात है, चूना उसमें जल, जब चूना में जल मिला देंगे तो वो बुझ जाएगा, बुझ जाएगा मतलब बुझ जाएगा। देखिए चूना कैल्शियम, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो बुझा हुआ चूना, रासायनिक नाम पूछ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम CaOH का OH का होल, देखिए बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोला चूना जल का रासायनिक नाम, चूना जल का नाम बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें रासायनिक नाम पूछा, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, CaOH का होल 2 बोलेंगे। क्या समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ जाए, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए चीनी और ग्लूकोज, ये दो चीज़ आप लोगों को बहुत पूछता है, चीनी और ग्लूकोज ये दो चीज़ बहुत पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का C12H22O11, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, चीनी का, फिर से बोलिए मेरे साथ, C12H22O11। लेकिन ग्लूकोज का बोले तो ग्लूकोज का बोले तो क्या बोले हो जाएगा, ग्लूकोज का हो जाएगा C6H6O6, C6H6O6, C6H6O6। याद हो गई क्या? याद हो गई क्या? नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए कार्बनिक जो है ना, मीथेन जो होते हैं, मीथेन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। कार्बनिक यौगिक की बात करें तो मीथेन जो होती है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक, कौन सा यौगिक, कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। देखिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी जो दिया था तो वो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान पर आधारित दिया था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित दिया था। और फिर ये भी पूछेगा कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव ने किया था, आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव ने किया था। इसके समय में कितने तत्व थे, तो ओनली 63 तत्व थे। कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। और फिर इसका मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। क्या समझ में आ गई क्या? लेकिन अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मौसले पे है, आधुनिक वाला मौसले पे है। और फिर उसमें कितने तत्व बात करें तो ये आप क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है, ठीक है, बताइएगा ना, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। मैग्नीशियम, सोडियम, और ऑप्शन में है रोडियम, लिथियम। तो देखिएगा आप जब पीरियोडिक टेबल देखते होंगे आप लोग, तो पहला तत्व क्षार धातु, पहला वर्ग होता है क्षार धातु, दूसरा क्षार मृदा धातु कहता है। एक होता है अल्कली मेटल, इंग्लिश में बोले तो अल्कली मेटल, दूसरा होता है अल्कली अर्थ मेटल। तो बोलता है कौन सा क्षार धातु नहीं है, क्षार धातु नहीं है। तो इसमें से देखिए, आप देखिएगा मैग्नीशियम जो दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम जो है ये अल्कली अर्थ मेटल है, दूसरा ग्रुप का होता है अल्कली अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातु होता है। ये हमको बोल रहा है कि कौन सा क्षारीय धातु, तो सोडियम, रोडियम और लिथियम ये क्षारीय धातु है। तो कौन सा नहीं है, मैग्नीशियम जो है क्षारीय धातु नहीं है। याद हो गया क्या? तो क्षारीय मैग्नीशियम कौन सा धातु है, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु होते हैं, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। तो हैलोजन समूह जो होती है वर्ग 17 का समूह होता है, वर्ग 17 का समूह होता है। उसमें से कौन कौन से सदस्य होते हैं, उसमें से सदस्य होते हैं, उसमें से कौन सा, बेरियम जो है ये बेरियम नहीं होगा, बोरोन भी नहीं होगा, ब्रोमीन Br कितना होगा, ब्रोमीन। तो कितना होगा, ब्रोमीन, कितना होगा, ब्रोमीन।
तो निम्नलिखित कौन सा हैलोजन समूह सदस्य है? ब्रोमीन। परमाणु संख्या 35, 35 कितना होता है? 35। और ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br। क्या होता है? Br। समझ में आ गया क्या? तो हैलोजन समूह का सदस्य कौन सा होता है? ब्रोमीन। तो याद हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जिंक की परमाणु संख्या होती है। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30। जिंक की परमाणु संख्या कितना होती है? 30। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30। ठीक है। और ये भी पूछता है कि गैल्वेनाइजेशन के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी? क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्या होता है? एक चिपको आंदोलन चला था। ठीक है ना। राजस्थान एक बिहार में भी चिपको आंदोलन चला था, चंपारण में, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि राजस्थान में जो चिपको आंदोलन चला था उसमें से महिलाओं ने क्या करती? जान दे दी थी। महिलाओं ने जान दे दी थी। तो वो कहाँ की महिलाओं ने जान दे दी? इस वहाँ के राजस्थान के उसमें राजा चलते थे। राजा ने जो है चिपको मतलब एक आंदोलन चलाया था, उसमें महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी। तो ये कहाँ के पे पड़ता है? जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिला के खेजड़ी गांव। कौन सा गांव पड़ता है? तो खुए का जोर में खेजड़ी गांव, जयपुर के खेजड़ी गांव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? देखिए, हमारी मानव के गतिविधि के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे क्या करते हैं हम लोग? वन का कटाई कर देते हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है तो वन कटाई करेंगे, खेती करने लगेंगे, उस जगह घर बना लेंगे, जिसके कारण वन की कटाई हो जाता है। और फिर क्या होता है? उसके साथ मिट्टी टूट फूट जाता है और नहरें का निर्माण हो जाता है। इसके कारण जो होती है पर्यावरण संतुलन क्या होता है? बिगड़ने लगती है। तो वही बढ़ती मानव की जनसंख्या या मानवीय कारणों के कारण से पर्यावरण में के संतुलन में बिगड़ जाती है। पर्यावरण के संतुलन कैसे बिगड़ जाती है? तो कैसे बढ़ जाती है? मानव की बढ़ती जनसंख्या या तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन ऑप्शन कि मानवीय गतिविधि मानव जो अपना कार्य करता है, क्रियाकलाप करता है, इसके कारण से पर्यावरण की संतुलन बिगड़ जाती है। अब नेक्स्ट बात करें तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है तो वस्तु का पुनर्चक्रण कीजिए, मतलब उसी वस्तु को फिर से चलाइए। हाँ, मतलब कि उसे फेंकिए नहीं, उसको रिसाइकिल कीजिए। ठीक ना। तो रिसाइकलिंग कर दीजिए, मतलब कि एक बोतल पानी पिए तो उसको क्या कीजिए? और उसको फेंक नहीं दीजिए, उसको धुल के उससे पुनः यूज कीजिए। तो रिसाइकिल कीजिए। फिर क्या है? वस्तु का पुनः उपयोग, वस्तु को फिर से यूज कीजिए। एक ही वस्तु को यूज कर सकते हैं आप। वस्तुओं के उपयोग में कमी कीजिए। जितना हम लोग पन्नी का, कोला का बड़ा उपयोग कर रहे हैं उसकी यूज में कमी कीजिए। ये सभी गतिविधियों के कारण से पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? देखिए, सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा से प्राप्त करके वो चार्जेबल होते हैं, चार्जेबल होती है। ठीक है ना। तो सौर सेल में किसका उपयोग करते हैं? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है बाबू? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन बायोगैस है? तो मीथेन को बायोगैस कहा जाता है। मीथेन को बायोगैस कहा जाता है। देखिए, जल्दी करेंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। तो मीथेन को बायोगैस कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो मनुष्य के दांत की ऊपरी परत क्या है? एनामेल। क्या कहलाती है? एनामेल। क्या कहलाती है? एनामेल। क्या कहलाती है? एनामेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है कि इसमें? अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपर भाग क्या होता है? फंडिक। बीच का भाग कार्डियक। ऊपर का भाग अमाशय का। देखिए, मानव के आहार नाल का आहार ये क्या होता है? मुख गुहा, ये ग्रसनी, उसके बाद एक ग्रसनी के बाद अमाशय होता है। अमाशय में भोजन सबसे अधिक घंटे तक, 4 घंटे तक रहता है। इसका 3 भाग होता है, पैलोरिक, फंडिक और फिर एक होता है कार्डियक। तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? अमाशय में ही पाई जाती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन
वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा के पाचन में कौन सहायता करता है? तो वसा के पाचन में लाइपेज, कौन सा? लाइपेज वसा के पाचन में सहायता करता है। स्टार्च के पाचन में टैलिन, स्टार्च के पाचन में कौन होता है? टैलिन, क्या होता है? टैलिन। और माल्टोज छुप जाता है, गलेक्टोज छुप जाता है, लेकिन वसा के पाचन में कौन करता है? लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पित्त रस का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग होता है और क्षारीय होते हैं। ओके, कैसा होता है? क्षारीय होते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में शोषण होता है। पौधे में शोषण पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में एक छिद्र होता है, इसे रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में एक छिद्र होता है, छोटे छिद्र होता है, जो कि हम नहीं भी देख सकते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। उसी के द्वारा शोषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है? तो देखो, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन वृक्ष उल्टा करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन रात में उल्टा होता है, उसके साथ भी हमारी तरह ही होता है, और रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के परिणाम स्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी। कितना एटीपी? 2 एटीपी। किण्वन के परिणाम स्वरूप 2 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। तो हमको पूछ क्या रहा था कि डायस्टोलिक दाब, तो 80 को डायस्टोलिक बोलते हैं, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। तो सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, तो डायस्टोलिक कितना हो गया? 80। डायस्टोलिक कितना हो गया? 80 mmHg। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? पौधे में वाष्प का उत्सर्जन किस अंग में होता है? तना में, फूल में, पत्ते में, इनमें सभी। तो वाष्प का उत्सर्जन इनमें से सभी में होता है। इनमें से सभी में होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि क्या है? अस्थि जो होता है एक हड्डी होता है, वो क्या होता है? एक उत्तक होता है, एक प्रकार क्या होता है? एक प्रकार का उत्तक होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अवशिष्ट कहाँ पे संचित रहता है? तो इनमें से सभी में। अवशिष्ट जब पत्ता में भी रह सकता है, छाल में भी, कोशिकीय रक्तिकाओं में, इनमें से सभी में अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? देखिए, नेफ्रॉन क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। देखिए, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रकार तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क में पाया जाता है, उसकी इकाई क्या था? तो न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन, लेकिन वृक्क के इकाई को नेफ्रॉन। ठीक ना। और फिर समझ आ गया ना? हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधे में जो क्या उत्सर्जी पदार्थ है? देखिए, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो है, गोंद है, रेजिन है और टैनिन है, इनमें से सभी है। ठीक है। और भी बहुत कुछ उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन भी क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में चिपचिपा लट्ठा भी क्या है? एक मतलब उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधे में ये सब क्या? दूध। पौधे में दूध भी कुछ भी दूध भी छोड़ता है, वो भी क्या? एक उत्सर्जी पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या? स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति मस्तिष्क किस हिस्से में होता है? तो सेरिब्रम। किस में होता है? सेरिब्रम। किस में होता है? सेरिब्रम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होता है? जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ पे? तो एस्ट्रोजन जो होता है स्रावित होता है, ये एक महिला जनन अंग में एक 3 हार्मोन होता है। एक एस्ट्रोजन, एक प्रोस्ट्रोजेन और एक होता है रिलैक्सिन। ये महिलाओं में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक ना। उससे जो होता है, तो ये एस्ट्रोजन जो होता है स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। किसी द्वारा? अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपरागन निम्न से किन पौधे में होता है? देखिए, परागन 2 होता है, स्वपरागन, एक परपरागन। मतलब दूसरा अगर आके मतलब परागन करे तो परपरागन, लेकिन अपने से परागन कर ले तो स्वपरागन। तो ये ज़्यादातर जो है द्विलिंगी या उभयलिंगी जो पौधे होते हैं, एक ही गाछ में जो होते हैं, मादा भी होता है फूल, और मादा फूल भी पाया जाता है और नर फूल भी पाया जाता है। उस प्रकार के पौधे जो होते हैं
वह स्वपरागण कहलाता है। तो उस प्रकार के पौधे को उभयलिंगी, मतलब दोनों लिंग होता है उसमें, उभयलिंगी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है। तो गर्भाशय के किस भाग में, गर्भाशय की नलिका या गर्भाशय की दीवार में क्या होती है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक ना। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुष्प जनन अंग में पाया जाता है। तो कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग, पुरुष, पुष्प नहीं पुरुष है, तो क्वेश्चन पुरुष जनन अंग, पुरुष जनन अंग कौन है, शुक्राणु, शुक्रवाहिका या शुक्राणु जो है पुरुष जनन अंग का भाग है, ठीक ना। नेक्स्ट, अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं। ग्रेगरी जॉन मेंडल को, ग्रेगरी जॉन मेंडल को, ग्रेगरी जॉन मेंडल को, ग्रेगरी जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, ठीक ना। ग्रेगरी जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, मठ के पादरी थे। मेंडल जो है ऑस्ट्रिया के मठ के पादरी थे, ऑस्ट्रिया देश के मठ के पादरी थे, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। तो देखिए वर्गीकरण का सबसे ऊपरी पायदान होता है जाति, उसके बाद विभाजन, वर्गगण, हाँ वर्गगण, कुल, वंश, सबसे लास्ट होता है जाति। तो सबसे ऊपर में जगत होता है, सबसे ऊपर में जगत होता है, सबसे ऊपर में जगत, उसके बाद विभाजन, उसके बाद तीसरा वर्ग, गण, कुल, हाँ और फिर वंश, फिर जाति। तो सबसे ऊपरी पायदान पे कौन होता है, जगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म उपयोगी उपभोक्ता का उदाहरण है। देखिए दो ठो होता है सूक्ष्म उपभोक्ता। सूक्ष्म उपभोक्ता की बात करें, जीवाणु और कवक, ये दोनों क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं, अर्थात डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीवों को क्या कहते हैं। तो मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। लेकिन सिर्फ मांसाहारी कैसे होते हैं, तो मांसाहारी द्वितीयक तृतीयक दोनों हो सकते हैं, लेकिन मांसाहारी जीवों की बात किया इसीलिए द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पड़ोसी स्तर पर, देखिए प्रथम द्वितीयक स्तर तीसरा स्तर होता है, खाद्य श्रृंखला का अलग अलग स्तर होता है। तो प्रथम स्तर में क्या होते हैं, प्रथम स्तर में शाकाहारी जीव आते हैं, द्वितीय स्तर में मांसाहारी भी आता है और फिर तीसरा में मांसाहारी भी हो सकता है। तो प्रत्येक पोषण में ऊर्जा का कितना % अगले पोषण स्तर को स्थानांतरण होता है, केवल 10%, केवल 10%। अगले को कितना % जाएगा, 10%, ठीक है ना। कि जैसे मानते हैं कि हम खाए पौधा और हमको उसका 10% ही हम हिस्सा लिए, कुछ भाग